नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश की बात में सबसे पहले बात करेंगे विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन की। विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में आज इंडिया गठबंधन ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया है। अपने शक्ति प्रदर्शन में विपक्ष कितना सफल रहा, हम आपको दिखाएंगे। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अपने 9 रत्न मिल गए हैं, और कौन से हैं ये 9 रत्न हम आपको ये भी बताएंगे। कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी की जीतने के बाद क्यों मचा हुआ है बवाल, ये भी आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक बार फिर से बड़े आतंकी हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ क्या कार्रवाई चल रही है। वहीं न्यायपालिका की खबरों से जुड़ी खबरों पर भी रहेगी हमारी खास नजर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देश की बात का सफर। आज विपक्ष ने 2024 की तैयारियों का देश भर में प्रदर्शन किया। बहाना संसद के विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध का था, लेकिन असली परीक्षा विपक्षी एकता की थी। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई प्रमुख नेता शामिल हुए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि संसद के हालिया शीतकालीन सत्र में विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित करके न सिर्फ उनका अपमान किया गया, बल्कि देश की 60% जनता का मुंह भी बंद कर दिया गया। दिल्ली में विपक्ष के बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाला, तो राज्यों में विपक्ष ने प्रदर्शन कर 2024 के लिए अपनी तैयारियों का नजारा दिखाया। संसद से निलंबन मामले पर इंडिया गठबंधन ने शुक्रवार को देश भर में शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। वहीं विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई प्रमुख नेता मौजूद हुए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि संसद के हालिया शीतकालीन सत्र में विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित करके न सिर्फ उनका अपमान किया गया, बल्कि देश की 60% जनता का मुंह बंद कर दिया गया। उन्होंने सांसदों के निलंबन के खिलाफ जंतर मंतर पर आयोजित विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन में ये भी कहा कि लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच है। इस मौके पर इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार पर तानाशाह होने का आरोप भी लगाया। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा। अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भग लिए। वो अलग बात है। वो अलग बात है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। मैं इतना ही कहूंगा कि आज इंडिया अलायंस के सभी नेता यहां पर आए, अपनी बात रखे, इसीलिए मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूं। ये इंडिया अलायंस क्यों बना? इंडिया अलायंस इसलिए बना जो मोदी जी, शाह, इन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म करने का एक बीड़ा उठाया है। देश के जानते अल्पसंख्यक पार्टी के लोगों ने की, इसकी कीमत 140 से ज्यादा सांसदों को सदन के बाहर रखने का काम मोदी सरकार ने किया। कि अगर आपको लगता है कि 140 सांसदों को निलंबित करके आप हमें डरा सकते हैं, आप हमें धमका सकते हैं, तो आइए इस सभा में आइए और देखिए कि इंडिया अलायंस
ना डरा है ना झुका है, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। वहीं विपक्ष संसद के बाद सड़क पर शक्ति प्रदर्शन कर बीजेपी ने निशाना साधा। दिल्ली में विपक्ष के बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाला तो राज्यों में विपक्ष ने प्रदर्शन कर 2024 के लिए अपनी तैयारियों का नजारा दिखाया। लखनऊ में सरकार के खिलाफ सपा और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। कानपुर में संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया के घटक दलों ने लोकतंत्र बचाओ आंदोलन किया। कानपुर में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष फजल महमूद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन किया। कानपुर की छावनी विधानसभा से सपा विधायक हसन रूमी ने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इस तरह का कुचक्र रचा जा रहा है, इसीलिए इस तानाशाही के विरोध में सभी पार्टियां विरोध कर रही हैं। रायबरेली में सपाइयों ने सांसदों के निलंबन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। रायबरेली में पार्टी कार्यालय से कलेक्ट्रेट परिसर तक सपाइयों ने पैदल मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस और सपाइयों के बीच जमकर झड़प भी हुई। प्रदर्शन के दौरान छावनी में तब्दील रहा कलेक्ट्रेट परिसर सपा कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। उधर जौनपुर में सपा के कार्यकर्ताओं ने विपक्षी सांसदों के संसद से निलंबन को लेकर कलेक्टर परिसर में धरना प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सपा के भाजपा सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के संविधान से भाजपा छेड़छाड़ कर रही है, बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाहती है। हालांकि केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन के मुरादाबाद में विपक्षी एकता नजर नहीं आई। सांसदों के निलंबन के खिलाफ प्रदर्शन में मुरादाबाद में एक मंच पर विपक्षी दल नहीं आए। सभी ने अलग अलग प्रदर्शन किया। सबसे पहले कांग्रेस जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अपना ज्ञापन सौंपा, तो उसके बाद सपा के विधायक कमाल अख्तर, हाजी नासिर कुरैशी और मोहम्मद फाइम ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ज्ञापन सौंपा। दरअसल विपक्ष का ये विरोध प्रदर्शन 2024 के लिए शक्ति प्रदर्शन है। अब देखना ये है कि विपक्ष इस मुद्दे को 2024 में कितना भुना पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट का आज गठन हो गया है। सीएम ने अपनी कैबिनेट में 9 नए मंत्रियों को शामिल किया है। सीएम ने राज्यपाल भवन में 9 कैबिनेट मंत्रियों के नामों की घोषणा की है, जिसके बाद सभी विधायकों ने बारी बारी से शपथ ली है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 9 मंत्रियों के अलावा बाकी मंत्रियों को भी जल्द ही शामिल किया जाएगा। आज भाजपा विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने मंत्री पद की शपथ ली है। भाजपा विधायक रामविचार नेताम, दयाल दास बघेल, केदार कश्यप, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, OP चौधरी, टंकराम वर्मा और लक्ष्मी राजवाड़े ने भी शपथ ले ली है। सरगुजा संभाग से सबसे ज्यादा मंत्री बने हैं, जिसके सीएम खुद शामिल हैं। आपको बता दें कि इस संभाग में मुख्यमंत्री साय, रामविचार नेताम, श्याम बिहारी जायसवाल और लक्ष्मी राजवाड़े शामिल हैं। इस बार सरगुजा संभाग से सभी 14 सीटें भाजपा के खाते में गई है। 9 लोगों को बधाई सबको। फिर क्या एक्सपेक्टेशन है? नहीं, अच्छा काम करेंगे, घोषणा पत्र का क्रियान्वयन करेंगे। मंडल का गठन हो गया है, आपको भी फिर से मौका दिया गया है, कैसे देखते हैं? मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूं। केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। क्या प्रायोरिटी होंगी सर? हमारी प्रायोरिटी होगी कि मोदी जी की जो गारंटी है, उस गारंटियों को पूरा करना और छत्तीसगढ़ का गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, बच्चे सबके भविष्य को सुनहरा बनाना। सर एक चीज आपकी तरफ से आती थी कि इलीगल माइग्रेंट की तरफ से इलीगल माइग्रेंट के ऊपर आपका एक कार्रवाई होगा। निश्चित रूप से जो इलीगल माइग्रेंट हैं और जिनके फर्जी आधार कार्ड बनाए गए हैं, फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं, फर्जी उनके वोटर कार्ड बनाए गए हैं, उसकी हम जांच करवाएंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। सर एक्सपीरियंस के साथ साथ कुछ नए चेहरे भी हैं, कैसे देखते हैं? क्या ये सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार करने की? निश्चित रूप से अगर हम किसी भी फील्ड में हैं तो बाप अपने बच्चे को तैयार करता है, तो निश्चित रूप से राजनीति में भी नए चेहरे आने चाहिए और नए चेहरों का जोश और पुराने का होश और अनुभव, ये मिलकर छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे।
एक साथ मैडम मंत्री पद का शपथ लिया है आपने, कैसे देखती हैं, क्या प्रायोरिटी होंगी आपकी? देखिए, आज जो जिम्मेदारी मिली है, कहीं ना कहीं अभी तक तो एक विधानसभा का ही हम आकलन कर रहे थे कि एक विधानसभा ही देखना है, लेकिन जिम्मेदारी अब पूरी छत्तीसगढ़ की मिली है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी के साथ साथ जो भी हमें दायित्व दिया जाएगा उसको हम बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा की बड़ी पैरोकार है। मोदी सरकार को बनाने में महिला वोटर्स का बड़ा योगदान भी माना जाता है, लेकिन इसी सरकार में लगातार 40 दिन तक सड़कों पर रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ने वाली एक महिला के मुंह पर सिस्टम ने करारा तमाचा जड़ा है। चोट ऐसी कि आहत होकर उसे महिला पहलवानी से संन्यास लेने का कड़ा फैसला लेना पड़ा। ये कहानी है महिला पहलवान साक्षी मलिक की, जिस बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाकर उन्होंने सड़कों पर लड़ाई लड़ी, धरना प्रदर्शन किया, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद से बृजभूषण सिंह के इस्तीफे के लिए लंबा संघर्ष किया। उसी बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर चुनाव जीत लिया। संजय सिंह की जीत से आहत महिला पहलवान साक्षी मलिक ने सिस्टम से नाराज होकर कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। दर्द ये कि WFI चुनाव में बृजभूषण जैसा ही जीत गया है। साक्षी मलिक ने रोते हुए कुश्ती को विदा कह दिया। साक्षी ने कहा, WFI का अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का बिजनेस पार्टनर और करीबी सहयोगी संजय सिंह चुना जाता है तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ। इस दौरान साक्षी ने अपने जूते उठाकर मेज पर रख दिए। अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। वहीं रेसलर साक्षी मलिक के समर्थन में पहलवान बजरंग पुनिया ने भी अपने अवार्ड लौटाने का ऐलान कर दिया है। बजरंग पुनिया ने चिट्ठी लिखकर कहा कि वो कुश्ती संघ में फिर से बृजभूषण सिंह का कब्जा हो गया है। ऐसे में हम सभी दुखी हैं, इसीलिए मैं पद्मश्री सम्मान सरकार को लौटा रहा हूँ। उधर जीत के बाद बृजभूषण के बेटे प्रतीक भूषण सिंह ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की, तो वहीं अब बृजभूषण शरण सिंह के बाहर वाले पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिन पे लिखा है दबदबा है तो दबदबा तो रहेगा ही, ये तो भगवान ने दे रखा है। आगे बच्चों का नेशनल किया जाएगा, साल नहीं नुकसान होने दिया जाएगा, ओलंपिक किया रहा, बच्चों की तैयारी की जाएगी, कैंप लगाया जाएगा, नेशनल कराया जाएगा। रेसलर जिनको कुश्ती करनी है वो कुश्ती करना है, जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करें। राजनीति का जवाब राजनीति के अखाड़े में दिया जाएगा। अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले, दबदबा था दबदबा रहेगा, और ये भगवान ने दे रखा है, ये भगवान ने दे रखा है। जीत का श्रेय इस देश के पहलवानों को और फिर जो मतदाता हैं उनको तो है ही। और मैं सरकार को भी धन्यवाद करता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह चुनाव हुआ है, इसकी PIL सरकार ने डाली थी। वैसे तो साक्षी मलिक का दर्द और गुस्सा गलत भी नहीं है। पहलवानों के अंदाज के दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि बृजभूषण शरण सिंह से संबोधित फेडरेशन में कोई नहीं आएगा, लेकिन हुआ इसके उलट। गुरुवार को WFI के अध्यक्ष पद पर जिस संजय सिंह का चुनाव हुआ है वो बृजभूषण का करीबी आदमी है। अब सरकार के इस वादा खिलाफी पर विपक्ष भी सरकार से सवाल पूछ रहा है। कांग्रेस ने रेसलर्स के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। केंद्र सरकार ने बेटियों को न्याय नहीं दिया, न ही बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा, सारे खेल संघों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। इन चैंपियन महिला पहलवानों, किसानों की और देश की बेटियों के साथ जाति और अन्याय के लिए सीधे सीधे मोदी सरकार दोषी है। यह दर्शाता है कि न्याय की गुहार लगाने वाली देश की हर बेटी को मजबूर करके घर भेज दिया जाएगा और दोषी
सत्ता की शहतीर से कह कहे लगाएंगे और बेटियों की बेबसी और लाचारी का मजाक उड़ाएंगे। दरअसल भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसको लेकर काफी विवाद हुआ। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक, विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता विनेश फोगाट सहित कई शीर्ष पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी प्रदर्शनकारी खिलाड़ी मिले थे और इसके बाद मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी, लेकिन बृजभूषण सिंह की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। अब भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव में भले ही संजय सिंह को जीत मिली हो, लेकिन बृजभूषण सिंह का दबदबा कायम है, जो सरकार की नीति और नीयत दोनों पर सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ के अकबर नगर में चल रहे विध्वंस अभियान में 4 सप्ताह के लिए ही इस पर रोक लगा दी है। बता दें आपको कि कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 21 में आजीविका का अधिकार शामिल है, जिसका हनन हो रहा है। मामले को 22 जनवरी 2024 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया। उस दिन उत्तरदाताओं को अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लखनऊ में अकबर नगर में विध्वंस कार्रवाई मसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ में अकबर नगर पहले और दूसरे में विध्वंस अभियान पर रोक लगा दी है। ये देखते हुए कि याचिकाकर्ता प्रथम दृष्टया शीर्षक को अपने पक्ष में नहीं दिखा सके। जस्टिस पंकज भाटिया ने कहा, इस स्तर पर ये स्पष्ट नहीं है कि आखिर इतनी जल्दी क्या है, जिसमें अपेक्षाकृत गरीब वर्ग के व्यक्तियों के विशाल कब्जों को तत्काल ध्वस्त करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। याचिकाकर्ता अकबर नगर पहले और दूसरे के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र के खसरों के मालिक हैं और उन्होंने 40 से 50 वर्षों से अधिक समय से कब्जे का दावा किया है। ये याचिका में दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता ने उसी भूखंड पर दुकान खोली और आवास बनाया। उन्हें यूपी शहरी नियोजन और विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के तहत कार्यवाही के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया। यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता व्यावसायिक गतिविधियां चला रहा है और भूमि डूब क्षेत्र में है। सभी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ विध्वंस आदेश पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि भूमि पर उनके द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया और ये ग्रीन बेल्ट क्षेत्र का हिस्सा है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया, चूँकि याचिकाकर्ताओं के पास 1973 अधिनियम लागू होने से पहले विवादित भूमि का स्वामित्व है, इसलिए उनके खिलाफ उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। इसके अलावा ये प्रस्तुत किया गया कि लखनऊ में बड़े पैमाने पर विध्वंस से क्षेत्र में 40 से 50 वर्षों से अधिक समय से रहने वाले और व्यवसाय करने वालों की आजीविका प्रभावित होगी। ये दलील दी गई कि राज्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। इसके विपरीत उत्तरदाताओं के वकील ने तर्क दिया कि 1973 अधिनियम के लागू होने के बाद भी 40 से 50 वर्ष पीछे रहेंगे, इसलिए अधिनियम की धारा 27 के तहत कार्यवाही उचित है। इसके अलावा याचिकाकर्ता संपत्ति पर स्वामित्व प्रदर्शित करने में विफल रहा, इसलिए विध्वंस उचित है। ये भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता केंद्र सरकार द्वारा नदी बेल्ट के रूप में घोषित भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार का दावा नहीं कर सकते। मामले को 22 जनवरी 2024 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया, जिस तारीख तक उत्तरदाताओं को अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने का निर्देश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। और चले इसी के साथ फिलहाल देश की बात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।